Good morning, students, and welcome. Today we are going to continue from here. India's foreign policy early phase. Prime Minister Pandit Nehru shaped the India's foreign policy in the early period. Okay, he was the first person to put on the Indian foreign policy. He opposed colonialism through India's foreign policy. मतलब उन्होंने अपोज किया कि कॉलोनियलिज्म मतलब है कहीं दूसरी जगह पे जाके अपना कॉलोनी को एस्टेब्लिश करना, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी. ही टुक एन इंटरनेशनलिस्ट पोजीशन एंड गेव प्रायोरिटी टू द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. तो उनका पहला उद्देश्य ये था कि ग्लोबली मतलब ओवरऑल पीस बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, कहीं और जाके अपना अधिकार जमाना, उनको ये करना, उनको फीलिंग्स के साथ हर्ट करना, ये करना उन्होंने पसंद नहीं था. तो ग्लोबल पीस को ज़्यादा महत्व देते थे और सिक्योरिटी. 3 थिंग्स इन्फ्लुएंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन दिस पीरियड. अभी 3 चीज़ें इसमें मायने रखता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में. We made an effort to understand all international events and developments independently without any pressure from any power. Peace has always been a central feature of the Indian foreign policy. तो इंडिया का पहले प्राइवेसी क्या था? पीस बनाए रखना. हाँ, तो इट वॉज द सेंट्रल फीचर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो हमने इंडियन लोगों ने ये एफर्ट डाले समझने के लिए, इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी होते हैं, डेवलपमेंट जो भी होता है, इंडिपेंडेंटली उसको देखना, उसके पर कोई विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर, किसी और का प्रेशर, किसी और कंट्री का प्रेशर ना होते हुए अपने पर. तो इन्होंने हमेशा मेंटेन किया कि पीस होनी चाहिए. पीस को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हैंडल किया. द थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड द पाकिस्तान वेर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट. जब फॉरेन पॉलिसी बनाया जा रहा था, सोचा जा रहा था, तब पहले ये भी ध्यान रखा गया कि चाइना और पाकिस्तान, मैंने पहले कल का इसमें बताया था कि हमारा बॉर्डर लाइन के ऊपर, सब जोग्राफिकल रीजन के ऊपर कोई ये अधिकार नहीं जमा सकता. तो ये जो थ्रेट चाइना का और पाकिस्तान का आता था, उसका भी ध्यान रखा गया था. One more feature of the India's foreign policy at this time was insistence of self-reliance. यानी आत्मनिर्भर होना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था फॉरेन पॉलिसी में. इन द बिगिनिंग इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद द कंट्रीज इन एशिया. Efforts were taken to cooperate with the Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact. तो क्या डिसाइड किया गया था कि जो एशिया में कंट्रीज है उसके साथ अच्छा संबंध बनाए रखना. एशिया में जितने भी कंट्रीज है उनसे अच्छा संबंध बनाए रखना, उनके साथ अच्छा कोऑपरेट करना. और तो किसके लिए कि अगर अपने को डेवलपमेंट चाहिए, अपने देश के डेवलपमेंट चाहिए, तो दूसरे जो देश के लोग है, देश है, उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, तो उनके साथ कोऑपरेशन होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी. एंड टू कीप आवर इंडिपेंडेंस इंटैक्ट. अब अपने इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट मतलब एकजुट बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट था. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट लेटर एक्सपैंडेड टू इंक्लूड अफ्रीका ऑल्सो. तो दूसरा एक लोग ने ये किया, अपना रीजनल डेवलपमेंट को एक्सपेंड करते हुए अफ्रीका को भी अपने साथ लिया. बट सम एशियन अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री पैक्ट्स लेड आइदर बाय द अमेरिकन और द सोवियत यूनियन. तो कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज क्या थे, वो अमेरिका और सोवियत रशिया के साथ जुड़ गए. मिलिट्री से रिलेटेड जो भी पैक्ट्स होते थे उसको बनाए रखने के लिए, मतलब वो उनके साथ जुड़े हुए थे, अमेरिका और सोवियत के साथ समझौता कर रहे थे. दिस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. आफ्टर दिस कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका विच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मिलिट्री पैक्ट सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट. और जो कंट्रीज एशिया के और अफ्रीका के जो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस मिलिट्री पैक्ट में, वो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया? नॉन अलाइनमेंट का. पीस एंड फ्रीडम बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइन पॉलिसी. इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग कंट्रीज. अभी ये जो इस दौर चल रहा था, ये जो दौर चल रहा था फॉरेन पॉलिसी का, तब क्या नेबरिंग कंट्री के साथ मतभेद होने लगे अपने इंडिया के. वॉर्स हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द कश्मीर क्वेश्चन इन 1947, 48 एंड 65. पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध छिड़ने लगे 1947 और 48 में, बॉर्डर से रिलेटेड कश्मीर इशू को लेते हुए इसके ऊपर वॉर्स होने लगे.
In the third war that happened in 1971, Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. तो 1971 में जो war हुआ तो पाकिस्तान ब्रोक अपार्ट यानी पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिपेंडेंट बांग्लादेश क्रिएट हो गए. ओके, तो इस तरह बांग्लादेश का अपना एक कंट्री 1971 से माना जा रहा है कि 1971 से वो अलग होने की वजह से बांग्लादेश एक कंट्री एक तैयार हुआ, was created. In the decades of the 1970s, there came about some stability in India's foreign policy. तो 1970 में कुछ स्टेबिलिटी अपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आ गया. मतलब पहले काफ़ी उतर चढ़ाव चलता रहा था, अब एक जैसा चलने लग गया इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इंडिया हैड राइजन एज ए पावरफुल रीजनल पावर इन साउथ एशिया. तो इंडिया एक पावरफुल रीजनल पावर की तरह वो खड़ा हो गया. रीजनल पावर इससे पहले भी शायद बताया गया था, अपने कंट्रीज़ को ये करने रिप्रेजेंट करता है कि रीजन के तौर पर अपने जो मूलभाव जो अपने बेसिक्स जो सोच होती है उसको एम्पायर के उनको बताया जाता, इम्पोर्टेंस बताते हुए अपने रीजन्स को ज़्यादा महत्व देते थे. तो इट बिकम अ पावरफुल रीजनल पावर इन साउथ एशिया बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 had also proved their nuclear capability. 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किए थे उससे क्या हुआ, ये पता चला कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हैं, हमारे उतनी कैपेसिटी है. 1980 however some changes began to take place. In order to increase cooperation among the South Asian countries, South Asian Associations for Regional Cooperation was established. तो क्या है, कॉपरेशन विद अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज के साथ होने के लिए एक एसोसिएशन फॉर्म किया गया था, रीजनल कॉपरेशंस, दैट इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉपरेशन. इसका सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशंस. तो ये किसके लिए था, अमंग द कॉपरेशन होना चाहिए, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अपना कोऑपरेशन होना चाहिए, इसलिए ये एसोसिएशन फॉर्म किया गया था. इंडिया इनिशिएटेड ए डायलॉग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना. इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंटरेक्शंस विद अमेरिका फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी. तो चाइना के साथ भी बातचीत होती थी इंडिया के, ताकि वो उनका रिलेशनशिप अच्छे बने रहे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत पहले से अच्छी नहीं थी. तो वो लोग रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करते थे. इवन इन्होंने अमेरिका के साथ भी बातें की ताकि वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर उनका मदद ले सके, अपने जो सिक्योरिटी को और अच्छा बेहतर बनाया सके, इसके लिए वो अमेरिका के साथ भी बातें करते थे इंडिया. फर्स्ट स्टेज 1947 1990. India adopted the policy of non-alignment in the context of the Cold War. So, as a result, priority was given to maintaining friendly relations with all the nations and to take the help required for the development from the different countries. तो इंडिया ने पॉलिसी अपनाया था नॉन अलाइनमेंट का, किसी के साथ ये नहीं जुड़े रहने के लिए, और उन्होंने ये बनाया रखा कि मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन, बाकी देशों के साथ, बाकी नेशन के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ताकि अपनी देश की उन्नति हो कर सके. ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया कुड गेट हेल्प फ्रॉम बोथ द सुपर पावर. क्योंकि ये जो है किसी कंट्री के साथ वो नहीं जा रहे थे. जब वॉर वगैरह हुआ, आपको पता है वर्ल्ड वॉर पर 2 हिस्सों में बटी गई थी, और जो दो कंट्री के साथ नहीं जुड़े थे वो लोग अलग से अपने रह गए, दैट इज नॉन अलाइनमेंट. तो इस तरह इंडिया में किसी एक पक्ष में नहीं गया. तो इससे क्या फ़ायदा हुआ उनको कि इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ द सुपर पावर. किसी एक पावर के साथ वो नहीं जुड़ने की वजह से क्या हुआ, दोनों पावर्स जो है, एक सोवियत यूनियन का था, एक अमेरिका का था, तो दोनों तरफ से भी उनको मदद मिलने लग गई, क्योंकि वो किसी एक पावर को जुड़ के नहीं थे और दोनों के साथ उन्होंने संबंध अच्छे बनाए रखे. There was a lot of stress on improving, strengthening Indian defense. The technology required for this was imported. Soviet Union, France and Germany helped India in this matter.
तो क्या काफ़ी इंडियन का डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी सारा स्ट्रेस आ रहे थे। मतलब हमारे डिफेंसिंग इतनी सिस्टम इतनी अच्छी नहीं थी, अपनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि बाहर के देशों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। और इसके जैसे क्या वो अपने लिए डिफेंस के लिए जो भी उनके लिए एम्यूनिशन से जो भी चीज़ें चाहिए थी वो उनके पास बहुत अच्छी थी। तो इंडिया ने क्या किया, द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉज इम्पोर्टेंट। जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए था अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी था सोवियत यूनियन के पास, फ्रांस के पास और जर्मनी पे। और जर्मनी, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इन तीनों देशों ने हमारे काफ़ी मदद की ताकि हमारे इंडियन डिफेंस को स्ट्रेंथन करने में, उसे मजबूत बनाने में। इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस सम चैलेंजेस। दिस इंक्लूड द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, क्रिएशंस ऑफ बांग्लादेश एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो इस दौरान हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे पहले से ही नहीं बन रही थी, चाइना के साथ था, और बांग्लादेश पहले जो हिस्सा अपने अंदर था वो स्प्लिट होके बांग्लादेश बन गया। तो जो बॉर्डर का जो मतभेद, उनका कॉन्फ्लिक्ट था, वो चलता रहा। तो ये भी फेस करने पड़े उस वक्त इंडिया को। इंडिया प्रूव्ड अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बट कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। तो न्यूक्लियर, हम भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बना सकते हैं, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया न्यूक्लियर टेस्ट करने 1974 में। सेकेंड स्टेज इज दैट 1991 टिल डेट। अभी हम लोग ने 1947 से लेके 1990 तक की बात की, क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है दो हिस्सों में बांटी गई थी, एक 1947 से लेके 1990 तक, उसके बाद 1991 से लेके अब टिल डेट तक, मतलब अभी तक। तो व्हाट इज द सेकेंड स्टेज? इंडियंस फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनेमिक इन द सेकेंड स्टेज। यानी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी बन गई और डायनेमिक इन द सेकेंड स्टेज। मतलब काफ़ी हमने प्रोग्रेस हासिल की, काफ़ी सारे प्रगति हमने की, काफ़ी सारे हर क्षेत्र में हमारे डेवलपमेंट काफ़ी हुई थी। तो ये सेकेंड स्टेज में काफ़ी उन्नति हमें दिखाई दे रही थी। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द प्रायोरिटी नो लॉन्गर रिमेन टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप। सेवरल अदर डायमेंशन लाइक इकोनॉमिक, ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी गॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन पॉलिसी। तो अब फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक, ट्रेड जो था वो, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ अभी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कम इंक्लूड हो गई या उसके साथ मिल गई। आफ्टर 1991 इंडिया रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी एंड एडेप्टेड द फ्री मार्केट पॉलिसी। तो 1991 में क्या किया, इंडिया ने गवर्नमेंट कंट्रोल हटा दिया ओवर द इकोनॉमिक। जो आर्थिक ये था उसमें से उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल हटा दिया ताकि फ्री मार्केट पॉलिसी अपनाया जा सके और आसान ट्रेडिंग जो हो काफ़ी आसानी से हो सके। नेचुरली देयर वॉज एन इंक्रीज इन ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज। इसके वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड हमारे दूसरे कंट्री के साथ होता था, लेना देना जो होता था, उससे क्या काफ़ी अच्छा फ्लो हो गया और इससे ट्रेडिंग भी हमारे काफ़ी अच्छी बन गई। आवर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। अपना शेयर भी वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ चुका। एफर्ट बिगेन टू बी मेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले गए। In the decade over 1990, our relationship with the South Asian countries like Singapore, Thailand, Vietnam, etc. became stronger. तो 1990 में अपने रिलेशनशिप जो साउथ एशियन कंट्री के साथ थे वो भी काफ़ी बेहतर हो गए। उसमें सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। Our trade exchange with Israel, Japan, China and European Union increase. यहाँ पे our trade exchange भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो गया। इंडिया began to participate in the organizations at the international regional levels more than before. यानी लोग अभी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल्स के तौर पर। फॉर एग्जांपल G20 एंड ब्रिक्स, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है। दैट इज़ ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। द 5 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। इसमें ब्रिक्स में 5 कंट्रीज है जो ये
इसमें वी कैन से फॉर द बेटरमेंट दे ऑलवेज रिमेन इन द सेम, एक साथ रहे हैं। रीजनल लेवल्स, इंडिया बिकेम पार्टिसिपेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एट द इंटरनेशनल रीजनल लेवल मोर देन बिफोर, पहले से बेहतर वो इन सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे। और वो दूसरा था एक G20 था और ब्रिक्स थे जिसमें खुद एक इंडिया एक कंट्री है। ओके, द रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू and meet you again in the next lecture.